Hello students, good morning. Let we start our practice. Yes, I am going to give you some problems again. In this problem, such type of informations are given: CH3, CH, CH3 double bond CH2, and we want to react with HBr. Decide to the major product. You have option such of type: CH3, C, CH3, Br, CH2, CH3. Second option, CH3, CH, CH3, CHBr, CH3. Third option, CH3, CH, CH3, CH2, CH2Br, and your fourth option is going. सेकंड बोलो, बोलते जाओ बेटा, बोलते जाओ. हाँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में सेकंड कौन सा आंसर आंसर आ रहा है? सेकंड सेकंड आ रहा है. हाँ, वेरी इजी क्वेश्चन, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बेटा मिलते हैं आपको. आपका सेकंड आंसर आ रहा है, तो आप क्या करोगे? कैसे सोल्व किया बेटा आपने? सेकंड कैसे निकाला? सर क्या मार्कोनी प्रोसेस? ऑफ रूल मार्कोनी ऑफ रूल. अच्छा, ठीक है. और किसी का कोई आंसर दिमाग में आ रहा है बेटा? और किसी को? सर सेकंड ही आ रहा है. सेकंड ही आ रहा है, बिकॉज आप लोग मार्कोनी ऑफ यूज कर रहे हो, है ना? तो देखो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम आए जब आपको एल्कीन के ऊपर HBr का रिएक्शन होगा, है बेटा. फर्स्ट होगा. हाँ, यही मैं कहने जा रहा था अभी आपको. जब भी आप ध्यान दो मेरी बात पर, पे अटेंशन, कि जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए, कभी भी आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम आए, एल्कीन की रिएक्शन हो, तो आप सबसे पहले क्या किया करो? ये प्रोसीजर यूज किया करो. इन लास्ट क्लास आई आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सबसे पहले आप क्या बनाओगे? कार्बोकेटाइन बनाओगे. कोई सेटजेप वेटजेप कुछ रूल याद नहीं रखना आपने. आपने कार्बोकेटाइन बनाना है, और पॉसिबल हो तो रीअरेंजमेंट करना है. पॉसिबल हो तो बेटा रीअरेंजमेंट करना. हमेशा ये थीम याद रखना, आप ये सीक्वेंस याद रखना, और फिर नेगेटिव आयन ऐड करना है. कार्बोकेटाइन जो ऐड करना है वो भी पहले भी स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है. ऑलरेडी आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है फर्स्ट स्टेप में, मतलब H पॉजिटिव को ऐड करना है. देन आप ढूंढना कि कहीं पॉसिबल रीअरेंजमेंट हो सकता है कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में. देन आप मोर स्टेबल की तरफ जाओगे, मूव करोगे. देन आप नेगेटिव ऐड करोगे, तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा. जैसे अभी फर्स्ट वॉइस आई आपकी, आपने बोला सेकंड. ये क्या है कि फर्स्ट साइट में ऐसे लगता है, जिन्होंने हल्का नॉलेज ले रखा है, जो मार्कोनी मुर्कुनी से याद कर रखा है, तो मार्कोनी इज नथिंग. मार्कोनी तो 11th क्लास आई थी, तब आपको थोड़ा सा सिखाने के लिए ऐसा किया गया था कि भाई ऐसे कर लेना आप. लेकिन कंपटीशन में मार्कोनी मुर्कुनी नहीं चलेगा. कंपटीशन में कॉन्सेप्ट चलेंगे. कॉन्सेप्ट क्या कहेगा? सबसे पहले आप स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओगे. तो आपके पास क्या गिवन था? देखो, CH3. सॉल्यूशन देखो अब आप. CH3, 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 CH डबल बॉन्ड CH2. तो एंड आई ऑलवेज सेइंग कि आप क्या है, यू नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर. यू नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनिक एग्जाम्पल्स. जब भी एग्जाम में करते हो तो आपको जरूरत है कि आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके सोचा करो. सबसे पहले आप H पॉजिटिव ऐड करोगे. तो H पॉजिटिव ऐड करोगे जिससे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा. तो देखो, यहाँ पर H कम है, यहाँ पर H ज्यादा है. तो H अगर मैं यहाँ पर ज्यादा H है वहां लगा दूं, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा. बट दैट इज नॉट द फाइनल रिजल्ट. CH3, क्योंकि 90% हमारा रिएक्शन ऐसा होगा जिसमें कार्बोकेटाइन बनेंगे, और कार्बोकेटाइन में एक पॉसिबिलिटी होती है कि वो मोर स्टेबल में रीअरेंज हो सकता है. नहीं, अभी कहाँ आया? नो 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 नो, यहाँ आया. ये आया CH3, ये पॉजिटिव चार्ज. सो
अभी आपने जब फर्स्ट ऐड किया, मार्कोनियोफ ऐड किया, तो आपको क्या मिला? देखो ये कार्बोकैटायन मिला। ये कौन से टाइप का कार्बोकैटायन है बेटा? ये कौन सा कार्बोकैटायन बोलोगे इसको आप? रिप्लाई करते जाओ। कौन से टाइप का कार्बोकैटायन बोलोगे? 2 डिग्री। एनीबडी? 2 डिग्री। 2 डिग्री एल्काइल कार्बोकैटायन। 2 डिग्री है, एल्काइल है, क्योंकि 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री होता है, और 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल भी होते हैं जिसमें रेजोनेंस होती है। तो अब क्या होगा कि यहां पर एक पॉसिबिलिटी है। देखो सपोज ये वाला H ट्रांसफर हो जाए इधर, अगर ये वाला H यहां ट्रांसफर हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, और यू कैन गेट 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो CH3 पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, ये आ जाएगा CH2 CH3। तो आपने यहां पर हाइड्रोजन शिफ्ट किया। हाइड्रोजन शिफ्ट इज द रिक्वायरमेंट टू फॉर्म मोर स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो 3 डिग्री मिल गया, देन आप कर सकते हो। तो आप क्या करो, आप मार्कोनी मुर्कोनी याद मत करो। आप जब भी आपके पास एल्कीन का रिएक्शन आए, जब कभी भी ऐसा केस आए आपके पास एल्कीन का, तो सबसे पहले स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ। स्टेबल कार्बोकेटाइन बना के पॉसिबल हो देन आप रीअरेंजमेंट करो, और देन नेगेटिव आयन ऐड करो। तो आपका आंसर जो होगा CH3 यहां पर आपका जो आ जाएगा, ये नेगेटिव आयन ऐड हो जाएगा, जो भी Br था या Cl, Br CH2 CH3। देन योर आंसर ये नहीं होगा, ये गलत आंसर होगा। अगर सेकंड करोगे आप, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो फर्स्ट आ जाएगा इसके अंदर। ये जो आपका था ये फर्स्ट आंसर था। तो आपने प्रोसीजर ध्यान रखना हमेशा बेटा, प्रोसीजर के बेस पर जाना है, मतलब हल्का फुल्का मैकेनिज्म का नॉलेज हमें होना चाहिए। देखो इससे मिलता जुलता एक मैं एक आंसर देता, क्वेश्चन देता हूं आपको। शायद मैंने पिछली बार एक क्वेश्चन इसी तरह का दिया भी था, CCl3 वाला। मैं एक थोड़ा क्वेश्चन चेंज करके देता हूं। सपोज मेरे पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसके साथ रिएक्शन करना है HOH का, सपोज H पॉजिटिव की प्रेजेंस में डाइल्यूशन में। ये क्वेश्चन दिया मैंने आपको, ये हमारी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वाटर दिया, और वाटर देके हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो नेम ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, नेम ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट का नेम बताओ मुझे, क्या नेम होगा फाइनल प्रोडक्ट का? करते जाओ बेटा, साथ में कॉपी पेन ले लो, करते जाओ, साथ में बताते जाओ मुझे। यही है फाइनल प्रैक्टिस, सबसे बेस्ट वे यही है ऑर्गेनिक का। जितना अपने हाथ से क्वेश्चंस करोगे, थ्योरी कम लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा। और क्वेश्चन पे भी जो नाम मैंने दिया वही देना है, एसीटोन। और कोई बेटा, कोई और आंसर देना चाहेगा? एसीटोन आंसर आया है अभी, एसीटोन आंसर आया है। और किसी का आंसर? लेट्स ट्राई बेटा, आंसर दो। एसीटोन सर, एसीटोन। सभी का एसीटोन आ रहा है। लेट्स सी द आंसर। देखो एंड प्रोसीजर, स्पेशली प्रोसीजर। तो देखो इसमें CH3 एल्कीन हो या एल्काइन हो, दोनों का रिएक्शन का टाइप तो सेम ही होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। भाई H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है पहला, तो इलेक्ट्रोफाइल, और बाद में जहां भी डबल या ट्रिपल हो तो इसकी कैटेगरी, अगर इतना सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहला काम तो वही है जैसा पहले किया आपने, उसी थीम पे प्रॉब्लम दिया मैंने आपको। देन फर्स्ट ऐड ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो H पॉजिटिव आयन इधर H है ही नहीं, इधर एक H है, जहाँ ज्यादा H होंगी वहीं जाएगा पहले। तो ये हमारे पास हो जाएगा CH3 C डबल, यहाँ आ गया हमारे पास डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब इस ये 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल हो नहीं सकता, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, CH3 C पॉजिटिव CH2 है तो नेगेटिव पार्ट अटैच कर देंगे, OH आ जाएगा। तो CH3 C OH डबल बॉन्ड CH2। ये देखो आपको ये ईन है और ऊपर OH ओल है। ईन ओल जो होते हैं, सिर्फ जो जो इस टाइप के इनोल होते हैं जिसमें CH2 ग्रुप बीच में होता है, इधर वाले इनोल स्टेबल होते हैं। बाकी सब के जो होते हैं वो कीटोफॉर्म स्टेबल होती है। तो यहाँ पर टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, यहाँ पर आपका टॉटोमेरिज्म। इट इज द वेरी प्रोपिशियस एंड वेरी इंडिस्पेंसेबल आंसर क्वेश्चन, कि जो बहुत बार बार पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट छिपा होता है कि यहाँ टॉटोमेरिज्म हो जाता है। टॉटोमेरिज्म का मतलब H इसके पास चला जाता है और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाता है, और ये आपका प्रोडक्ट जो बनता है CH3CO CH3।
देन योर आंसर इज वेरी करेक्ट, कि इसका आंसर जब पूछेगा तो एसीटोन देना है आपने, ये वाला आंसर इनोल नहीं देना, टोटोमेरिज्म करके आपने एसीटोन तक इस क्वेश्चन को पहुंचाना है। तो बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। तो जब भी ऐसा आए तो ये चीज आपने साथ में ध्यान में रखनी है, एल्कीन या एल्काइन में। देन देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में दे रहा हूं, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर सी एच डबल बॉन्ड सी एच ओ है, यहां पर एक्स कोई रिएजेंट ले रहे हैं अपने, सी एच डबल बॉन्ड सी एच और सी एच टू ओ एच में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या रिएजेंट होगा, रिएजेंट एक्स इज, क्या रिएजेंट लें, हमारे पास आंसर है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सेकंड ऑप्शन है सोडियम बोरोहाइड्राइड, थर्ड ऑप्शन है H2, निकिल की प्रेजेंस में हीट कर रहे हो आप, एंड फोर्थ आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। इजी सा क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा मेमोरी बेस भी है ये कह सकते हैं अपने। तो क्या आंसर होगा, बोथ। बोथ, आंसर आ रहा है बोथ। और किसी का आंसर, किसी का सेकंड होगा, है, सेकंड। सेकंड, सेकंड होगा। अच्छा पहले कौन बताएगा, बोथ वाला रीजन बताएगा या सेकंड वाला बताएगा, क्या बताओगे? चलो सेकंड वाले बताओ पहले भाई, सेकंड कैसे आया? सर ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो कंजुगेटेड बॉन्ड को भी कर देगा। वेरी गुड बेटा, बिकॉज बिल्कुल सही आंसर है बेटा आपका। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है, जो सीओ ग्रुप से जो कॉन्जुगेटेड होता है, जो बेंजीन में ये कॉन्जुगेटेड सीओ है, इसको भी रिड्यूस कर देता है। इसलिए जो आपको यूज करना पड़ेगा सोडियम बोरोहाइड्राइड करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या है कि अगर आपको स्पेशली ये सिर्फ सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट के सबके फंक्शन करने हैं, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो क्या करता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड किस किस में काम आता है, H2Ni किस में काम आता है, तो सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट देखना है तो अपनी ई काइट्स पे एक स्पेशल क्लास अवेलेबल है आपकी जो सिर्फ इसी पर बेस्ड है, सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट सबके रिलेटिव स्टडी पर, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक आधा बनना है तो आप देख सकते हो ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की अलग अलग क्लासेस अवेलेबल है, उसमें आप उसको डिटेल आप देख सकते हो। ई काइट्स जो केल्विन का है आपका, तो आप सबके पास पासवर्ड है, उसको ओपन कर सकते हो। तो यूट्यूब पे आप ये अपनी जो केल्विन की साइट है उस पर स्पेशल वर्क दे सकते हो। तो उसमें ये सब मेंशन है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों सीओ को जो है रिड्यूस तो करते हैं, एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, ये काम तो ठीक है, ओके है, दोनों का है ये वाला काम। लेकिन जो अगर यहाँ पर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड आ जाए तो इसको भी रिड्यूस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर देगा, लेकिन यहाँ रिड्यूस नहीं कर रहा है, इसलिए NaBH4 यहाँ पर ज्यादा स्पेसिफिक रिएजेंट काम यूज होगा। मतलब ये इसके कंपेरेटिवली थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो हमें थोड़ा वीक यूज करना पड़ेगा, ये वाला वीक है। अच्छा मुझे बता सकते हो एक बेटा आप, यहाँ क्वेश्चन मेरे दिमाग में एक और भी आ गया, अगर एग्जाम में सपोज पूछा जाए कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन NaBH4, रीजन बता सकते हो इसका बेटा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड is stronger reducing agent than सोडियम बोरोहाइड्राइड। कोई रीजन बता सकता है इसका बेटा कि ऐसा क्या रीजन है जिस रीजन से आप, हालांकि दोनों ही बिल्कुल एक जैसे हैं, फिर क्या रीजन है कि आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को स्ट्रॉन्गर बोलते हो और दूसरे वाले को वीकर बोलते हो? कोई बता सकता है स्टूडेंट? बहुत सिंपल है बेटा, थोड़ा सा सोचो इसको, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर मिल जाएगा आपको। अच्छा दोनों क्या काम क्या करते हैं बेटा, क्या प्रोवाइड करते हैं दोनों? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड प्रोवाइड क्या करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के लिए? सर H माइनस आयन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, H माइनस आयन बेटा बोलोगे, हाइड्रोजन नहीं हाइड्राइड बोलोगे। तो Al भी H माइनस आयन देगा और B भी H माइनस आयन देगा। तो फर्क सिर्फ इतना है कि एल्यूमिनियम जो है आपका वो बड़ा है साइज में और बोरोन छोटा है, तो ये बॉन्ड जो हो जाएगा छोटा हो जाएगा, ये शॉर्ट बॉन्ड होगा। और ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड का बॉन्ड जो होगा वो लॉन्ग होगा। अगर लॉन्ग बॉन्ड होगा तो वीक होगा,
वीक होगा तो ये मेटल है पॉजिटिव और H नेगेटिव, ये इजीली हाइड्राइड दे देगा। बस ये रीजन दे देना एग्जाम में आ जाए। तो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बॉन्ड लॉन्ग होता है, मतलब वीक बॉन्ड होता है तो इजीली हाइड्राइड देता है। ये बॉन्ड शॉर्ट होता है तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो बोरोन वाला साइज छोटा होने से ये क्या है, इजीली आपको H नहीं मिलता है। आ जाए तो ये आंसर दे देना आप। क्लियर? नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं बेटा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेम भी सोचना इसका और ऑप्शन तो सोचना ही है कि मेरे पास सपोज RCOOAg है, सिल्वर साल्ट है एसिड का, एंड reagent is the bromine in the presence of heat। अब बनेगा RBr। तो which reactant gives maximum yield of RBr? फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास CH3 CH CH3COH। सेकंड ऑप्शन है CH3 CH2 CH2 COH। थर्ड है ऑप्शन आपके पास CH3 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 COH। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास ऑल विल गिव सेम यील्ड। ये हमारे पास प्रॉब्लम है बेटा। तो आपको आंसर देखो सीक्वेंस वाइज देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो दैट कि ये रिएक्शन का नेम क्या है, इस रिएक्शन का। तो हंसडिकर। यस बेटा, हंसडिकर रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड में कुछ नेम रिएक्शन थी, फिल्केनस्टीन रिएक्शन और इस टाइप से। तो ये क्या है, हंसडिकर रिएक्शन है। हंसडिकर रिएक्शन में सिल्वर, कई बार ऐसे बड़े सिंपल से केस आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हंसडिकर रिएक्शन। तो सिल्वर साल्ट को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये रिएक्शन एल्काइल ब्रोमाइड बनता है। ब्रोमाइड बनाने का बेस्ट मेथड है ये है आपका हंसडिकर रिएक्शन। अब आपको ये देखना है कि इन सब में से जो ये क्वेश्चन का आंसर देना है, विच रिएक्टेंट गिव्स मैक्सिमम यील्ड ऑफ RBr एल्किल ब्रोमाइड, इनमें से सबसे ज्यादा कौन देगा या सारे इक्वली देंगे। CO2 निकल जाता है ना, CO2 निकलने के बाद देखते हैं हम, सेकंड वाला होगा। और कोई बेटा, और किसी का आंसर? सेकंड और सेकंड। अच्छा, तो बेटा आप बता सकते हो कि सेकंड किस हिसाब से आंसर दिया आपने, रीजन बता सकते हो? सर इसमें माइनस इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं ना रिएक्शन। रिएक्शन माइनस इफेक्ट मतलब इंटरमीडिएट क्या सोच के देते हो आप आंसर? क्या इंटरमीडिएट बनता है? रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड थ्रू स्टेबल इंटरमीडिएट। कार्बन है। कार्ब एनाइन। और बेटा कोई और रीजन, कोई और बता सकता है? कोई रीजन सोच सकते हो? और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे। और अभी मैं इसका जहां पर कंफ्यूजन आ रहा है ना वो भी रिमूव करूंगा अभी मैं। लेट वी टेक अनदर रिएक्शन। यू नो, एक ये वाली रिएक्शन होती है और एक ये वाली रिएक्शन होती है। कुछ बातें अभी मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे शेयर करने वाला हूँ। एक रिएक्शन ये होती है RCOONA रिएक्शन विद NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड टू फॉर्म एल्केन। ऊपर वाली रिएक्शन में भी आपका CO2 निकलता है, इस रिएक्शन में भी CO2 निकलता है, दोनों में R आता है, इसमें भी R आता है। लेकिन इसमें जो R आता है ये वाला और H ये वाला आता है, इसमें एल्केन बनती है। और इसमें जो RCOAG में ये वाला R और Br यहां वाला, इसमें RBr बनता है। इस रिएक्शन का नाम बता सकते हो बेटा, कौन सी रिएक्शन है ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सोडा लाइम के साथ रिएक्शन है। मैं बता देता हूँ। यस बेटा, ये रिएक्शन कौन सी है? डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक साल्ट।
कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। अब देखो बेटा दोनों में फर्क क्या है। ये वाली रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन में H पॉजिटिव ये देगा और R नेगेटिव ये यूज होगा, तभी RH बनेगा। मतलब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो प्रोसीड होती है, दिस रिएक्शन प्रोसीड थ्रू कार्बन आयन, जो अभी आप बोल रहे थे, एक बच्चे ने आंसर दिया था ना कार्बन आयन। तो ये वाली रिएक्शन जो होती है वो कार्ब एनायन के थ्रू प्रोसीड होती है। तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन जितना ज्यादा होगा बेटा, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी, उतना रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ज्यादा होगा, मतलब एल्केन जल्दी बनेगी। रेट ज्यादा होगा, एल्केन जल्दी बनेगी। अगर इस क्वेश्चन में ये वाली चीज होती, Na होता, तो आपका आंसर हम बना सकते थे ये। बट इसमें देखो RCOOAG, और यहां पर देखो दोनों Br एक जैसे हैं, Br2 Br तो Br नेगेटिव फॉर्म में यहां वैसे नहीं ले सकते आप, तो नेगेटिव फॉर्म में नहीं ले सकते। और दूसरी हीट की प्रेजेंस है। मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूं, अगर आपने पढ़ा होगा मुझसे तो मैंने जरूर बताया होगा, या किसी टीचर से पढ़े होंगे तो उन्होंने जरूर बताया होगा, एक वर्ड हेल्पर। हेल्पर का मतलब है, ये H का मतलब है बेटा हीट, E का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, L का मतलब है लाइट, P का मतलब परोक्साइड, और R का मतलब रेडिकल। अगर किसी भी रिएक्शन में हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, परोक्साइड, रेडिकल, इनमें से कोई देखते हो तो हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। मैकेनिज्म जो होगा वो आपका फ्री रेडिकल से जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी देखो हीट दे रखा है, ये रहा हीट दे रखा है, तो आर डॉट यूज करोगे बेटा आप। इसका मतलब ये वाली रिएक्शन जो है हुंसडीकर रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो प्रोसीड होगी वो फ्री रेडिकल से होगी। अब दो आंसर बेटा क्या होगा, अब देखो आप बिल्कुल सही आंसर पे पहुंच जाओगे। इसमें क्या होगा, जितना स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा उतनी CO2 निकलने के बाद उतनी यील्ड RBr की ज्यादा बनेगी। अब सोचो क्या आंसर आएगा। हुंसडीकर रिएक्शन इज प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल, कौन सा फ्री रेडिकल सबसे स्टेबल है? देखो इसमें ये फ्री रेडिकल बनेगा। आंसर देते जाओ बेटा, जितना जल्दी आंसर देते जाओगे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा और आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको। ये है। अब देखो इन तीनों में देखो सबसे ज्यादा कौन फ्री रेडिकल सबसे स्टेबल है, 3 रेडिकल 3, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं आएगा बेटा, ये आएगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर इसमें होता, ये जो आपकी डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलेशन वाला होता, तो फिर आपका ये कार्ब एनायन से होता, तब आपका आंसर सेकंड हो जाता। नाउ इज इट क्लियर कि जब भी आप अगर हुंसडीकर रिएक्शन दोगे तो आप एल्काइल हाइड बनाओगे तो फ्री रेडिकल से रिएक्शन जाएगी, और अगर ऐसा करोगे R नेगेटिव तो इसके साथ रिएक्शन जाएगी। यहां मैं देखो कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आपको साथ की साथ एज ए थ्योरी मेंशन कर देता हूं। आपको ध्यान है कि जब भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कब कब देते हो आप, फ्री रेडिकल वाली कुछ रिएक्शन ध्यान है आपको एल्केन या एल्कीन में? देखो एल्केन, जब भी आप एल्केन की रिएक्शन कराते हो तो किसकी प्रेजेंस में कराते हो, लाइट की, तो हमेशा फ्री रेडिकल से देते हो आप। दूसरा देखो आपने स्पेशली जब NBS यूज करते हो, एन ब्रोमोसक्सेनेमाइड, या फिर क्लोरीन यूज करते हो प्लस टेम्परेचर मतलब हीट के साथ, जब भी आप NBS क्लोरीन प्लस 500 यूज करते हो तब भी फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन होती है। और ये जो होते हैं वो स्पेशली आपका एलाइलिक पोजीशन पे फ्री रेडिकल करवाते हैं। एलाइलिक ब्रोमिनेशन मतलब डबल बॉन्ड के आगे वाले पे ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन, एलाइलिक या आप बेंजाइलिक पोजीशन भी ले सकते हो। बिकॉज एन ब्रोमोसक्सेनाइड या क्लोरीन, ये इतना आ गया। एक आप देखो HBr के रिएक्शन स्पेशली परऑक्साइड की प्रेजेंस में करते हो तो परऑक्साइड आ गया। तो ये सारे एग्जांपल जो होते हैं आपके वो फ्री रेडिकल के होते हैं। एक चीज तो ये, एक चीज और इस वर्ड में आप यूज कर रहे हो, यू आर सीइंग हियर the word decarboxylation, and decarboxylation is used in many reactions in organic chemistry, but it is the decarboxylation of carboxylic salt. And you know one another reaction, if we take the acid RCOOH, simply if we take acid and if we want to react with the base, what is the answer beta? If we react with the acid with base NaOH, what will be the answer? RCONA. RCONA, वेरी सिंपल, RCONA प्लस H2 साल्ट बन जाएगा। एंड नाउ इफ वी टेक एसिड
if we take RCOH in the presence of sodium bicarbonate, what will be the answer? It is a very beautiful question. RCOH NaCO3. If acid react with sodium bicarbonate, what will be your answer? Do reply, beta. Anybody? Salt plus water plus CO2. Salt plus water plus CO2. Then you can see there is also decarboxylation. CO2 रिलीज हो रहा है, देखो। तो इस रिएक्शन में भी CO2 रिलीज हो रहा है, और अभी आपने ये वाला रिएक्शन दिया RCOOH कर दो या Na कर दो, NaOH। ये रिएक्शन भी जाना तो ऐसे ही है ना आगे, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड। इस क्वेश्चन में आपका क्या आंसर आया था, देखो RCOH NaH प्लस CaO। आपका आंसर क्या था? इसमें तो ये था ना R और H, इसमें भी आपका CO2 बाहर निकला था या Na2CO3 बाहर निकला था। दोनों केसेस में CO2 बाहर निकल रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस इन बोथ रिएक्शन? बोथ आर डीकार्बोक्सिलेशन। NaHCO3 वाली रिएक्शन में जो CO2 है वो बेस से निकल रही है। यस, ये ध्यान रखना है आपने, एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि जब आप NaCO3 से रिएक्शन कराते हो तो CO2 तो रिलीज होता है, बट ये CO2 जो है वो एसिड से नहीं है, तो ये एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन नहीं बोलोगे आप। इट इज नॉट द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड, बिकॉज इट इज द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर मैं स्टार लगा दूं तो C यहां भी है, C यहां भी है, स्टार वाला CO2 निकलेगा। और ये जो है इट इज द एग्जाम्पल ऑफ, बिकॉज यहां पर CO2 यही वाली निकल रही है, और तो है ही नहीं CO2, यही वाला CO2 निकल रहा है। इट इज द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड, है दोनों ही डीकार्बोक्सिलेशन। ये डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड है, एंड ये वाला जो केस है वो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट है, ऑफ सोडियम साल्ट। तो इट शुड बी कीप्ड इन माइंड। बड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जैसा जैसा आप अपना डिस्कशन करते जाओगे तो उस हिसाब से आप ये चीजें आपकी और क्लियर होती जाएंगी। एग्जाम में कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, बस यही है, थोड़ा घुमा फिरा देते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, the most reactive compound toward reaction with AgNO3 solution. Number 1, NH2Cl. Number 2, NH2 CH2Cl. Number 3, NH2 CH2Cl. And number 4, NH3 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और CH3। सोचो बेटा क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड टुवर्ड रिएक्शन विद AgNO3, मतलब AgNO3 के साथ कौन सा सबसे जल्दी रिएक्शन देगा और क्यों देगा? क्या देगा, क्यों देगा, कैसे पता लगेगा? सोचो जरा। क्या आंसर हो सकता है बेटा और क्यों हो सकता है? बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो आप लोग। जो बच्चे एटलीस्ट आंसर दे रहे हैं वो सोचो इसको और आंसर दो। क्या आंसर होगा और क्यों होगा? दो, जैसा भी दो, जो आपकी समझ आ रहा है उसके हिसाब से दो। अच्छा जरा सोचो AgNO3 करेगा क्या?
इन सब के साथ AgNO3 क्या रिएक्शन कर सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी लग रही है, क्या पॉसिबिलिटी लग रही है आप लोगों को? सर फोर्थ लग रहा है आंसर। फोर्थ लग रहा है, मतलब कैसे लग रहा है फोर्थ, जरा सोचो, मतलब यही पूछना चाहता हूं पहले मैं। AgNO3, फोर्थ वाला क्लोरीन आसानी से रिलीज कर देगा, तो फिर AgNO3 AgCl का प्रेसिपिटेट बना देगा। AgNO3 Ag का प्रेसिपिटेट बना देगा, सागर बोल रहे हो? यस सर। हम्म। और कोई बेटा, और किसी का आंसर? और कोई नहीं सोच पा रहा है कहाँ कैसे करेंगे? देखो वेरी सिंपल, ऐसे प्रॉब्लम की वैरायटी होती है और डिफरेंट वे में क्वेश्चन आता है। सागर ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, उनकी उनकी थॉट देखो क्या थी सागर की। सागर ने बोला कि सर AgNO3 से रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्शन तो वही जल्दी करेगा जो AgCl का प्रेसिपिटेट बना दे सबसे जल्दी। प्रैक्टिकली हम जिसका प्रेसिपिटेट देख लेंगे तो प्रेसिपिटेट जो सबसे जल्दी बना देगा वो रिएक्शन जल्दी दे देगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास हमें ये चेक करना है कि सबसे जल्दी Cl कौन दे पाएगा। तो ये तो ऑलरेडी साल्ट है बेटा, ये सॉल्ट में आयन और कैटाइन और एनाइन अलग होते हैं, तो ये अलग रखा हुआ है, Cl अलग रखा हुआ है, तो सॉल्ट सबसे जल्दी प्रेसिपिटेट देगा। जैसे आपको मैं बोलूं कि भाई एक AgNO3 है, उसकी रिएक्शन में बेटा करा दूं HCl के साथ, और एक रिएक्शन में कह दूं AgNO3 है, उसकी रिएक्शन करा दूं NaCl के साथ, तो ज्यादा NaCl के साथ रिएक्टिव कौन होगा, कौन प्रेसिपिटेट जल्दी देगा, बता सकते हो अब? और क्यों, क्या होगा बेटा, अब आंसर दो। अनदर स्टूडेंट, इंस्टेड ऑफ, क्या देगा, क्यों देगा बेटा, क्लियर है ना? बोलो ना, एक तरफा सिर्फ मेरे से सुनने में विश्वास मत करो ना मुझे, तो जैसे ये तुम चाह। सॉल्ट है तो इजीली Cl निकाल देगा। Cl निकाल देगा बिकॉज सॉल्ट है NaCl, तो इससे तो बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा तब निकलेगा, ये तो ऑलरेडी दोनों अलग अलग है Na पॉजिटिव Cl, तो AgCl का प्रेसिपिटेट आपको इमीडिएट बन जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट लगाना बेटा, देखो ट्रिकी क्वेश्चन था, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। अब इसमें देखो, इसमें बेंजीन रिंग के साथ Cl होता है तो मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, वैसे ही नहीं निकल पाते वो तो। हाँ यहां निकल सकते थे CH2Cl, तो ये CH2 पॉजिटिव कार्बोकेटाइन बनाता, ये भी निकल सकता था कार्बोकेटाइन बनाता, लेकिन ये तो अलग ही रखा हुआ है। सबसे जल्दी जो आपको देगा वो आपका आंसर 4 हो जाएगा। इसके बाद किसका नंबर आएगा जरा बता सकते हो मुझे, सागर? दूसरे नंबर पे कौन होगा? सर थर्ड वाला। थर्ड वाला दूसरे नंबर पे होगा, क्यों होगा बता सकते हो? सर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा है ना एक तरह से। किस रीजन से स्टेबल कार्बोकेटाइन है? बिकॉज यहां पर रेजोनेंस जा रही है, क्योंकि पैरा यस पोजीशन सर। है, पैरा पोजीशन पे रेजोनेंस वर्क करेगा, आर को आर स्टेबलाइज करेगा, बिल्कुल सही है। और यहां पर जो मिलेगा वो नहीं कर पाएगा, रेजोनेंस वर्क नहीं करेगा यहां पर, हाँ सर डबल, हाँ यहाँ पे क्योंकि मेटा मेटा पे आ पोजीशन है गया। ना, मेटा पे है तो रेजोनेंस काम नहीं करेगी, सिर्फ क्या काम करेगा इसका, माइनस आई इफेक्ट काम करेगा। तो अगर मैं सारों का ऑर्डर दूं तो सबसे कम रिएक्टिव होगा फर्स्ट, उससे ज्यादा रिएक्टिव सेकंड, उससे ज्यादा रिएक्टिव थर्ड, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव फोर्थ। तो इस पे कार्बोकेटाइन नहीं लगाना आपने, क्लियर? नेक्स्ट चलो बेटा, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देता हूं मैं आपको। नेक्स्ट आ जाओ, ये प्रॉब्लम दे दिया मैंने, हाउ मैनी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, हाउ मैनी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ये कंपाउंड है आपके पास, ध्यान से देखना, ये आपकी आई और माइंड का गेम है, क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन आंसर ध्यान से देना है। हाउ मैनी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ये क्वेश्चन है आपके। ऑप्शन भी बता देता हूं मैं, हेल्प हो जाएगा थोड़ा, उसी के हिसाब से सोचना है आपने। 6, 7, 10, 11, हाउ मैनी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन? सर 11।
11। बाकी अदर स्टूडेंट बेटा आंसर दो। 11 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, डिग्री सर ऑफ 11। 11 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होता है बेटा, समझ रहे हो ना? डी यू किस किस को लेते हैं? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन किस किस को बोलते हैं? डबल बॉन्ड को और रिंग को। डबल बॉन्ड और रिंग को बोलते हैं। ट्रिपल बॉन्ड को दो डबल बॉन्ड बोल देते हैं। तो देखो ये देखो ट्रिपल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड ये, एक डबल बॉन्ड ये, दो यहां से आगे, फिर एक तीन ये आगे, और एक रिंग भी हो गई, तो तीन और एक रिंग टोटल चार ये हो गए। एक डबल बॉन्ड ये हो गया देखो 5। ये वाली भी रिंग है आपके पास, तो 4, 1 इधर 2 इधर 4 इधर 1 ये वाला, ये रिंग भी है और एक डबल बॉन्ड भी है 2 यहां से, और ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कोई कोई सा भी हो 1 यहां से। तो टोटल सम निकालोगे आप, तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रिपल बॉन्ड को दो डबल बॉन्ड लेना है, रिंग को भी डबल बॉन्ड रहना है जितनी रिंग होती है, और डबल बॉन्ड लेने आपने काउंट करने, वो सारे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होते हैं। तो टोटल सम हो जाएगा 2 + 1 + 4 + 1 +2 + 1। तो टोटल सम देख लो, 2 और 1 3 और 4 7 और 8 और 10 और 1 11। तो इसमें क्या होता है, इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन कई बार कोई चीज मिस हो जाती है, वो ध्यान रखना है। तो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट पे सम अटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि मैं वही क्वेश्चन डिस्कस करता हूं जो डिफरेंट स्टूडेंट्स से, जिनका बहुत अच्छा पोजीशन चल रहा है, फिर भी उनसे ये क्वेश्चन रुक जाते हैं एग्जाम में, वो लोग भेजते रहते हैं मुझे, इवन अपने या बाहर से कहीं से भी, जो पुराने स्टूडेंट हैं मेरे, तो वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो इनको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखना है आपने। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है मेरे पास, इवन हम लोगों ने कई बार किया है ये क्वेश्चन। ये कर दिया, हीट कर दी बेटा, हीट कर दी, तो आपको आंसर देना है कौन से वाला नेम ऑफ एल्कीन, कौन सी एल्कीन बनेगी, आंसर निकालो बेटा। क्या एल्कीन बनेगी, कौन सी एल्कीन बनेगी, उसका नेम देना है आपने। शमी, शमी आज क्लास ज्वाइन कर रहे हो? शमी तुम्हारा आंसर नहीं आया, कोई भी क्वेश्चन या आंसर, शमी हो आज? हाँ बताओ बेटा, क्या नाम होगा, क्या क्या आंसर होगा इसका? स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, अपने जो टेस्ट लेते हैं उसमें आता है, जब हमने पढ़ा होगा तब मैंने स्पेसिफाइड डिस्कस किया होगा इसको, नोट्स में है, मॉड्यूल में है, पिछले सालों में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या आंसर दोगे सागर? हेलो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी, आवाज सुन रहे हो मेरी? सब प्रोटीन लगा। प्रोपीन लग रहा है। चलो आपको प्रोपीन लग रहा है तो प्रोपीन लिख देते हैं अपने। हाँ बेटा, किसी और का आंसर, एक आंसर मेरे पास आया प्रोपीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने कितने सारे रेफरेंस दे दिए आपको। पहले ये बता सकते हो ये रिएक्शन कौन सी है, नाम याद आ रहा है कुछ? ये बेटा हॉफमैन प्रोडक्ट वाली रिएक्शन है, हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट, जब भी लिविंग ग्रुप फ्लोरीन हो, NR3 पॉजिटिव आ जाए, SR2 पॉजिटिव आ जाए, स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए NH2, तो आपको लेस सब्सटीट्यूटिन, लेस, सबसे बस सिंपल वे में बता रहा हूं आज, लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बनानी है, मतलब वो एल्कीन बनानी है जो स्मॉलेस्ट एल्कीन बन रही हो, बस सिंपल बात ये है, स्मॉलेस्ट एल्कीन बनानी होती है। तो ये देखो N पर
कार्बन की एल्कीन है, ये पॉसिबिलिटी खत्म। इधर आ जाओ, देखो इस कार्बन का इधर ये जो फोर्थ है, फोर्थ वाले से बनाऊंगा तो इधर 1 2 3 4 कार्बन वाली एल्कीन बनेगी इधर से, CH2 CH3 CH3। तो अब इन दोनों में जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मतलब स्मॉलेस्ट एल्कीन होगी वो आपका आंसर होगा। तो आंसर ये देना बेटा, प्रोपीन। सही है बेटा तुम्हारा, प्रोपीन। भूल कैसे गए, आंसर लेट क्यों आया आपका? आपने जब भी होफमैन प्रोडक्ट बनाना हो तो उसकी पहचान है ये, इनमें से कुछ भी देखोगे होफमैन प्रोडक्ट होगा तो उसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी आपकी। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, अटके हो आप लोग, एक क्वेश्चन और देता हूं, ट्राई करो उस पर। सपोज यही क्वेश्चन मैंने ऐसे दे दिया आपको, मेजर प्रोडक्ट बताओ, फटाफट बताओ क्या बनेगा बेटा। यही प्रॉब्लम मैंने ऐसे दे दिया आपको, क्या आंसर आएगा बोलो बेटा। सर तो इथीन। पहले इथीन। कौन सी बनेगी बेटा? इथीन। इथीन। कैसे आंसर दिया, सर क्या सोच कर? स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट एल्कीन ले ली और जो बड़े बड़े बल्कि ग्रुप थे वो रिमूव हो जाएंगे। हाँ, क्या बोलोगे कि हमें क्या है, नाइट्रोजन के चारों तरफ देखना है, नाइट्रोजन आ गया तो इसका मतलब हॉफमैन प्रोडक्ट बनाना है। मेजर प्रोडक्ट इस बार सेथजेफ नहीं होगा, इस बार हॉफमैन होगा। तो नाइट्रोजन के चारों तरफ नजर दौड़ाओ, चारों तरफ देखो, वन बाई वन देखो। इधर देखोगे तो फर्स्ट केस में 3 कार्बन वाली बनेगी, इधर तो बनेगी नहीं, इधर भी 3 कार्बन वाली बनेगी, और इधर देखो 2 कार्बन वाली बनेगी। तो सबसे छोटी तो 2 कार्बन वाली है, तो ये सिलेक्ट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा C2H4, इथीन बन जाएगी। और प्लस साइड प्रोडक्ट भी बनाना है तो बाकी सारा छोड़ दो, बाकी आपकी जो एमीन जो भी बन रही है CH3, ये CH2 CH2 CH3, ये एमीन बन जाएगा बाकी, CH3 CH। तो इस केस में नाइट्रोजन वाला जब भी केस आ जाए तो हॉफमैन प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करना है, हॉफमैन प्रोडक्ट आप लोगों को बनाना है। In which of the following molecules the substituent does not exerts its resonance effect? काफी प्रोपिशियस एग्जांपल है, बहुत बार आता रहता है क्वेश्चन। C6H5NH2 बी, अभी एनटीए ने भी अपने एक एग्जांपल में डाला हुआ है, क्वेश्चन में डाला था ये क्वेश्चन। सी C6H5OH, डी C6H5Cl। क्या आंसर होगा? इजी क्वेश्चन है बेटा, इजी है, मुश्किल नहीं है। सर सेकंड। सेकंड। और कोई बेटा, और कोई? क्या आंसर लग रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द सब्स्टिट्यूएंट डज नॉट एग्जिट इट्स रेजोनेंस इफेक्ट? वेरी सिंपली कि रेजोनेंस किस में पॉसिबल नहीं है इन सब के अंदर, सर सिंपली सेकंड। कैसे? सेकंड। रीजन बता सकते हो बेटा सेकंड क्यों है? सर नाइट्रोजन पे लोन पेयर अवेलेबल नहीं है ना डोनेट करने के लिए। पॉजिटिव चार्ज तो है, जैसे मैं आपको ये बोलूं CH2 डबल बॉन्ड CH, जैसे CH कोई भी ले लूं, इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। अब मैं बेंजीन सर इसमें होगा। अगर मैं ऐसा कर दूं बेटा, इसमें रेजोनेंस होगा नहीं होगा?
बताओ, घबरा कैसे गए? बताओ, होगा नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर क्या नहीं है, रेजोनेंस करेगा किसके साथ? आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर जो होगा वो तो रहेगा रेजोनेंस अंदर वाला, लेकिन इसका वो एरोमेटिसिटी हो गया अब। लेकिन ये बाहर आके CH3 के साथ कोई रेजोनेंस नहीं है इसका, ये बोलेंगे अब। लेकिन अगर यही केस में ऐसे कर दूं, होगा नहीं होगा? और हो होगा सर। जाएगा। हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन में ऐसे कर दूं बेटा, होगा नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज तो अल्टरनेटिव रखे हुए हैं। यहां भी तो यही कॉन्सेप्ट लगाया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो क्यों नहीं होगा? सर ऑक्टेट तो सर यस बेटा, कार्बन की ये वैलेंसी। यही बस 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 यही सुनना चाहता था आप लोगों से। तो हमेशा एक चीज जो है वो दिमाग में फिट कर दो कि रेजोनेंस के अंदर एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट इज इनवैलिड है। मतलब 4 से ज्यादा अगर कहीं भी बॉन्ड बन रहे हैं तो इसका मतलब वो स्ट्रक्चर इनवैलिड है। एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट 4 से ज्यादा, 4 से कम बन सकते हैं, मतलब डिफिशियंसी ऑफ ऑक्टेट चल सकता है। लेकिन ये देखो यहाँ डिफिशियंसी है CH2 में, 2 इधर 1 3, 3 बॉन्ड ही है, वो चलेगा। लेकिन एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट जैसे पेंटावैलेंसी, 5 बॉन्ड बन गए कहीं भी, तो पेंटावैलेंसी अलाउड ही मत करना। सबसे पहले ये पूछे कि भाई कौन सी इनमें इनवैलिड स्ट्रक्चर है या हाई एनर्जी की स्ट्रक्चर है या अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, तो पेंटावैलेंसी सबसे पहले चेक करना आप। जहां पेंटावैलेंसी दिखाई देगी इसका मतलब वो इनवैलिड है। यही रीजन यहां था बेटा, देखो यहां CH3 में ये तो डबल बॉन्ड है, इधर कोई चार्ज या लोन पेयर ही नहीं है, इसलिए ये रेजोनेंस था ही नहीं। लेकिन यहां आप रेजोनेंस दिखा सकते थे एक बार। तो ये कैसे दिखाते कि ये बॉन्ड आपका बाहर की तरफ अगर ले आते आप, कि इसके पास C पॉजिटिव तो है लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, अगर ये जैसे ही बाहर लाते तो कार्बन देखो 3 हाइड्रोजन पहले थे, 2 ये हो गए, तो ये पेंटावैलेंसी होगी। तो पेंटावैलेंसी वैलिड ही नहीं है, इसलिए ये बॉन्ड इधर जाएगा ही नहीं। यही सेम चीज आपका देखो इस NH3 वाले केस के अंदर है। यहां पर आपका बेंजीन था, ये NH3 था और यहाँ पॉजिटिव चार्ज था। अगर आप इस बॉन्ड को यहाँ ले आते तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता, डबल बॉन्ड आ जाता तो 3 हाइड्रोजन ये थे, 2 ये होते, पेंटावैलेंसी हो जाती। तो पेंटावैलेंसी जो है वो वैलिड है ही नहीं, इसलिए आपका आंसर आएगा ये। आंसर ये आपका ठीक है। लेकिन साथ में आपको ये देखना है कि ये बात हमेशा के लिए याद रखनी है कि जहां भी पेंटावैलेंसी आ जाए या एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट आ जाए, वो हमारी स्ट्रक्चर जो होती है वो इनवैलिड होती है, उस स्ट्रक्चर को हम वैलिड नहीं बोलते हैं। तो कभी भी रेजोनेंस में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपका एक्सटेंशन जो है उसको आप इनवैलिड कर देंगे। नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन करते हैं, ट्रिकी और डिफिकल्ट। प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, इसमें ये दे दिया आपको रिएक्टेंट, इसका रिडक्शन कर दिया हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से और प्रोडक्ट बना दिया। जो भी प्रोडक्ट बन गया आपकी, प्रोडक्ट बना दिया आपने से। अब उसने पूछ लिया द प्रोडक्ट, जो भी इसके प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे? रेसेमिक होंगे, डाइस्टीरियोमर होंगे, मीजो होंगे, या ऑप्टिकली प्योर होंगे। क्या आंसर देंगे?
प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ये है, ये मान लो इसका इसके साथ रिएक्शन कराना, ये प्रोडक्ट का सैंपल दिया है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या रेसिमिक मिक्सचर होंगे, डाइस्टीरियोमर होंगे, मीजो कंपाउंड होंगे, या ऑप्टिकली प्योर होंगे? कौन बताएगा? विद रीजन बताना होगा। सागर, क्या आंसर चूज करोगे और क्यों? क्वेश्चन में बहुत अच्छी केमिस्ट्री छिपी हुई है इसमें। बताएगा कोई, या फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं? देखो बेटा, सागर गैस करो क्या होगा आंसर? सर फोर्थ। क्या लग रहा है तुम्हें? हाँ, फोर्थ। ऑप्टिकली प्योर लग रहा है। हाँ, और कोई बेटा, और किसी को क्या लग रहा है? जैसे बाकी के नाम मुझे थोड़े रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे हैं सामने, पता नहीं लग रहा, लेकिन और कोई स्टूडेंट, वो उनको क्या लग रहा है किसी को? एहसान अली भी आंसर दे रहा था कुछ, क्या लग रहा है? चलो लेट्स सी, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बता देता हूं। बता रहा है तो कोई बता दो। ये देखो बेटा, इसमें सारी केमिस्ट्री में बता देता हूं। इसमें दो ग्रुप है आपके पास, रिएक्टेंट में देखो दो टाइप के ग्रुप हैं। आप देखोगे कि इसमें एक आपके पास है वो एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप है, और एक आपके पास एस्टर ग्रुप है। और एस्टर ग्रुप ये वाला होगा, पूरा ओपन कर दो, COO C2H5। अब आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेना है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम होता है H नेगेटिव देके रिडक्शन करना, बट ये वाला देखो यहां पर ये ऑलरेडी ये कायरल सेंटर है। सपोज इस कायरल सेंटर जो है यहां है, और यहां कायरल सेंटर है, कुछ भी है, सपोज R है। अब ये H जो जाएगा ये अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप पर, इस पर, लेकिन जैसे ये इस पर ग्रुप पर अटैक करेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन R भी हो सकता है, S भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। और दूसरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो अटैक करेगा वो कहां करेगा आपको? जो ये है आपका, इस कार्बन के ऊपर, मतलब इस ग्रुप को हटाएगा। तो इस ग्रुप को हटाएगा, पहले एल्डिहाइड बनेगा, फिर O के ऊपर दूसरा H आ जाएगा, जो भी हाइड्रोलिसिस करेंगे हम। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारे पास पॉसिबिलिटी देखो प्रोडक्ट की क्या बनी। ये जो है इधर वाला देखेंगे तो ये तो ऐसा ही रहेगा, सपोज R था तो R ही रहेगा सपोज, और C डबल बॉन्ड O, और यहां पर H आ गया। फिर ये आगे वाला H जा करके ये जो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, ये तो R ही रहना है। लेकिन अगर इधर पॉसिबिलिटी की बात करें तो यहां पर जो कायरल सेंटर है वो प्रोड्यूस हो सकता है, तो R हो सकता है, सपोज OH आ गया, या एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये हमेशा R ही रहेगा। तो दूसरे केस के अंदर भी देखो ये तो R ही रहा आपका, इसमें तो कोई चेंज आना नहीं है, क्योंकि यहां तो चेंज अटैच कुछ हो नहीं रहा है। यहां अटैच होता तो हम R को S करते, वो आगे जाके हो रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वहां कायरलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहां फर्क पड़ रहा है, R अगर OH अबो द प्लेन आएगा तो अलग हो जाएगा, अगर OH बिलो द प्लेन आएगा तो अलग हो जाएगा। सपोज ये R आया तो ये S आ गया, तो अब हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बना ये बना RR, और ये जो प्रोडक्ट बना है SR। तो ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर हैं, बट नॉट मिरर इमेज। जो स्टीरियो आइसोमर होते हैं लेकिन मिरर इमेज नहीं होते। मिरर इमेज कब होता है? ये RR है तो ये SS होता, तो इसका मिरर इमेज आता। ये RR है, ये SSR है, इसका मतलब आपका आंसर जाएगा बेटा डाइस्टीरियोमर। इसका आंसर डाइस्टीरियोमर होगा। ऑप्टिकली प्योर नहीं होंगे। ऑप्टिकली प्योर होता जब RR ही बनता, सिर्फ एक ही कंपाउंड बनता या SS बनता। और मीजो कब होता? कि जब दोनों ग्रुप एक जैसे होते, ये भी OH होता, ये भी OH होता,
ऐसा कंपाउंड बनता, देखो ऐसा, सपोज ये मैं कह देता OH, ये भी कह देता OH, तो ऐसा तो है ही नहीं, तब ये मीजो होता। तो मीजो वाला ऑप्शन तो चला ही गया था, क्योंकि इधर OH है, इधर CH2OH है। अब दूसरी पॉइंट ये आती कि ये OH और ये CH2OH है, एक ऐसा बनता, नीचे साइड बनते तो एक ऐसा बनता, एक ऐसा बनता, तब रेसेमिक मिक्सचर होता। सिर्फ ऐसा बनता, अकेला ऐसा बनता, तो हमारा ऑप्टिकली प्योर होता। लेकिन हमारा बना क्या, एक बन गया ऐसा बेटा, और प्लस में एक बन गया ऐसा, उधर ये तो ऐसा ही रहा और ये ऐसा बन गया। तो ऐसे में क्या है कि ऐसा रिलेशन जो है एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर तो रहे ही। जिसने RS से स्टडी किया हुआ है तो उसके लिए तो सबसे बेस्ट है जो मैंने RS से करवाया था। ये सपोज RR बना तो ये SR बन गया, तो स्टीरियो आइसोमर है लेकिन मिरर इमेज नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा डाइस्टीरियोमर। तो काफी डिफिकल्ट, लेकिन जो है क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा एक आधा क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा आपको इस तरीके का, क्योंकि लेवल भी बढ़ना ही है थोड़ा। एक तो लेट हो जा रहा है एग्जाम, तो लेवल इंक्रीज होंगे, और दूसरी बात है कि एम्स जो है उसके साथ मिक्सअप है, तो लेवल इंक्रीज होने ऐसे प्रॉब्लम मिल सकते हैं आपको। किसी को डाउट हो तो डिस्कस कर सकता है वो, हालांकि मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं आपको। देखो ऐसा ही एक प्रॉब्लम देता हूं मैं आपको, और प्रिडिक्ट stereochemistry of product when D and L-amine react with L-acid। ऊपर वाली थीम पे क्वेश्चन दे रहा हूं। ऑप्शन 1 डाइस्टीरियोमर, ऑप्शन 2 मीजो कंपाउंड, ऑप्शन 3 रेसेमिक, ऑप्शन 4 प्योर एनेंशियोमर। क्या आंसर होगा बताओ बेटा। प्रिडिक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट, एक डी और एल एमीन एल एसिड से रिएक्ट करता है, मतलब एक बार डी एमीन एल से रिएक्ट कर रहा है, एक बार एल एमीन एल से रिएक्ट कर रहा है, तो उनके जो मिक्स प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगी। रिप्लाई करो बेटा, अभी डिस्कस किया है मैंने काफी कुछ इस पर। आर यू एबल टू लिसन मी, डू रिप्लाई। सुन पा रहे हो बेटा, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, आ रही है। आंसर दो बेटा इसका, क्या सोच पा रहे हो आप। तो डायस्ट्रीमर। डायस्टीरियोमर सर फर्स्ट। फर्स्ट, मतलब डायस्टीरियोमर फर्स्ट। फर्स्ट। कैसे बेटा डायस्टीरियोमर कैसे? रीजन बता सकते हो? ठीक है, आंसर ठीक है तुम्हारा, डायस्टीरियोमर, लेकिन कैसे? तो डी और एल तो रेस में मिक्सचर हो जाएंगे। डी और एल रेसिमिक मिक्सचर हो जाएंगे। देखो मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूं, क्योंकि पिछला क्वेश्चन भी इसी थीम पे था, ये भी इसी थीम पे बता देता हूं, तो आगे कभी भी क्वेश्चन आए तो जरा सोचना। देखो आप एमीन की एसिड से रिएक्शन करवा रहे हो, कोई भी एमीन का आप एसिड से रिएक्शन करा रहे हो, और दोनों ही आपके क्या है,
जैसे ये आपका CH3C, सपोज मैं ले रहा हूं C2H5 C3H7 COOH, ये एक एसिड है और ये एक एसिड एक एमीन से रिएक्शन कर रहा है। सपोज एमीन है NH2 CH CH3 C2H5, तो इसमें भी कायरल सेंटर है, इसमें भी कायरल सेंटर है। जब रिएक्शन करेंगे तो हम क्या बनाएंगे, इसका एमीन एसिड से हमेशा रिएक्ट करके इसका OH और इस एमाइड बनाएगी। तो ये जो एमाइड बनेगा CH3C C2H5 C3H7 CONH CH CH3 C2H5 बनेगा। अब जो कॉम्बिनेशन के रेट है वो देखो, अब अगर वो कहता है कि जो एमीन है, सपोज पहले आपकी एमीन है, कहता है डी फॉर्म में, सपोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, मतलब आर एस की फॉर्म में ले लो आप, सपोज ये आर फॉर्म है, और कहता है जो एसिड है वो एल सपोज एस फॉर्म में, तो ये एस और ये आर मिलके रिएक्शन तो यहां हुआ, तो ये एस ही रहेगा, ये आर रहेगा, तो प्रोडक्ट बन गया एस आर, एक प्रोडक्ट ये हो गया। फिर दूसरी बार क्या कहता है कि जो एसिड है वो तो ऐसी है, ये तो ऐसी है, एसिड ऐसी है, लेकिन एमीन जो है आपकी बार डी की बजाय एल फॉर्म होगी, मतलब ये भी एस हो गई, तो एक एस आर प्रोडक्ट बन गया और एक एस एस बन गया। अब वही बात जो अभी मैंने बताई थी, एस एस प्लस एस आर बन गए, तो दोनों क्या है, स्टीरियो आइसोमर तो है, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन जो ऊपर डिस्कस किया था हमने, स्टीरियो आइसोमर तो है, बट एक दूसरे का नॉट मिरर इमेज। आधा मिरर इमेज है, एस वाला आर मिरर इमेज हो गया, एस वाला एस एक जैसा रह गया, नॉट मिरर इमेज। तो ऐसे रिलेशन को आप क्या बोलते हो, डाइस्टीरियोमर। अच्छा बेटा आप जरा मुझे बताओ कि ये रेसेमिक मिक्सचर कब आता, क्या ऑप्शन होता रेसेमिक मिक्सचर आता जब, अगर ये दो प्रोडक्ट क्या बनते तब हम कहते हैं ये रेसेमिक मिक्सचर है, यहां से सोचो, बोलो बेटा। रेसेमिक मिक्सचर होता तो ऑप्शन क्या क्या होते आपके, जो प्रोडक्ट बनता कैसे देखते कि आप ये रेसेमिक मिक्सचर है, या प्योर एनेंशियोमर है, ये कैसे बताते बेटा, क्लियर है ना कि अगर ये एस एस और दूसरा ऑप्शन आता आर आर, तो एस एस का आर आर आता तो एनेंशियोमर हो जाता, प्योर एनेंशियोमर हो जाते, रेसेमिक मिक्सचर हो जाता ये। अगर सिर्फ एस एस ही आता तो प्योर एनेंशियोमर होता, सिर्फ आर आर आते तो प्योर एनेंशियोमर होता। एस एस और आर आर ये कॉम्बिनेशन, दो कंपाउंड आते, एक एस एस एक आर आर आता तो रेसेमिक मिक्सचर होता, ये एस 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 आर आ गया तो डाइस्टीरियोमर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, which of the following does not react with NaHSO3, which of the following does not react with NaHSO3? Number 1 CH3CHO, number 2 CH3CO C2H5, number 3 C2H5CO C2H5, and number 4 C6H5 CH2CO CH3। ये 4 ऑप्शन है बेटा, तो इसमें आपको ये बताना है कि NaHCO3 के साथ कौन सा रिएक्ट नहीं करेगा। सर थर्ड। थर्ड वाला, अच्छा चलो लगा देते हैं थर्ड। और कोई स्टूडेंट,
और कोई? ये तो इजी क्वेश्चन है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, चलिए ये बताओ कि NaCO3 के साथ कौन से वाले कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट करते हैं? कौन से वाले सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं? ये तो पढ़ा होगा, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि कौन से वाले ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड हैं जो NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड, ये तो इवन टेस्ट है आपका, सोडियम बाई सल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं। क्या आंसर होगा बेटा? सर ये एलिफेटिक सोडियम बाई सल्फाइड के साथ आंसर कीटोन। एलिफेटिक कीटोन। ठीक है, एलिफेटिक कीटोन करते हैं नहीं करते? और बच्चे भी बोलो बेटा, अपने डिस्कशन के लिए बैठे हुए हैं, मतलब ये इसलिए कर रहे हैं कि आगे टेस्ट में जाके अच्छा परफॉर्मेंस करो। ये कोई आपका टेस्ट नहीं है, ये डिस्कशन है। जितनी चीजें डिस्कस होती है ना उतना याद रहती हैं, इसीलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे। वन वे मत करो क्लास को, टू वे करो, ज्यादा बेनिफिट होगा। तो NaHCO3 जो है काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड का। कौन कौन से कार्बोनिल कंपाउंड NaHCO3 के साथ रिएक्ट करते हैं? सर ये तो एल्डिहाइड करता है। एल्डिहाइड करता है। और एल्डिहाइड करता है बेटा। और जिन बच्चों को ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है और कोई मतलब जवाब समझ नहीं आ रहा है, वो एक बार ना अपनी ई-काइट्स पे जाना, अपने यूट्यूब के ऊपर केल्विन के ऑर्गेनिक के सारे लेक्चर रखे हुए हैं, एक एक टॉपिक पर मैंने लेक्चर दिए हुए हैं। तो इस टॉपिक पर कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड है, उसको पढ़ना, एक एक पॉइंट बहुत काम आएगा आपको। रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड तो पढ़ना उसको। इस तरह के जो है ना छोटे छोटे से क्वेश्चंस जो है, मतलब मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन किसी बच्चे का जो है, एक आधे बच्चे को आंसर आ रहा है टूटा फूटा सा, और बाकी कोई आवाज ही नहीं दे रहा। तो अब देखो, सारी केमिस्ट्री तो बताने से रहा मैं, अब आपको जीरो से लेके एंड तक, तो कुछ तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर डॉक्टर बनना है तो बेटा। तो NaCO3 के साथ रिएक्शन हमेशा लेस हिंडर्ड कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं। लेस हिंडर्ड कार्बोनिल कंपाउंड, लेस हिंडर्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होते हैं, फिर चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, लेस हिंडर्ड कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। तो इधर देखो, ये CHO ग्रुप पर एल्डिहाइड है, लेस हिंड्रेंस है, ये दे देगा। CO पर एक CH3 है अभी भी, मान लो C2, सब में कंपैरिजन देखना है आपने। तो यहाँ पर एक छोटा ग्रुप है, एक बड़ा ग्रुप है, दे देगा। यहाँ पर एक छोटा ग्रुप है, एक इधर भी CH3 वाला है, ये भी दे देगा। अगर बेंजीन डायरेक्ट अटैच होता CO के साथ फिर नहीं देता ये। इनके कंपैरिजन में ये दोनों बड़े ग्रुप हैं, C2H5। तो आंसर आपका जो ऐसा ही था, लेकिन एक्सप्लेनेशन याद करना है। और जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट, NCERT बेस्ड कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर नहीं है, तो एक बार ये क्लास जरूर पढ़ लेना। यू आर सपोज टू टेक दिस क्लास फ्रॉम ऑनलाइन, तो आपको इट वुड बी हेल्पफुल टू यू। तो उसमें काफी कुछ डिटेल भी बता रखी है, काफी चीजें बता भी रखी हैं सोडियम पर, क्योंकि बहुत अच्छा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NaHSO3 जिसमें ऑक्सीजन बेस का काम करता है और सल्फर न्यूक्लियोफाई का काम करता है, इसलिए अटैच भी सल्फर होता है और व्हाइट PPT बनता है, तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो लेस हिंड्रेंस कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं वो NaCO3 से रिएक्ट करते हैं। तो आपने कंपेरेटिवली ये करना, मतलब जिसने अपना अच्छा तैयारी किया भी होगा तो वो भी क्या है, यहां से उलझ सकता है, वो इसको एरोमेटिक समझ बैठेगा, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक कब होता? जब अब बेंजीन रिंग डायरेक्ट अटैच होता है इसके साथ, CO के साथ ये बेंजीन डायरेक्ट अटैच होता, ऐसे आता, तब आपका एरोमेटिक होता। लेकिन यहां पर बेंजीन, ये जो है कार्बोनिल ग्रुप पर हिंड्रेंस देखनी है, तो कार्बोनिल इधर CH3 है, इधर CH2 है, तो इसको नहीं करेंगे, ये आंसर नहीं करेंगे हम, ये वाला आंसर करेंगे C2H5 वाला।
तो ये बेटा जो है कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमने एग्जाम्पल्स किए हैं, ये तो पिछली क्लास में मैंने तुम्हें बता दिए थे। और अब मैं क्या कर रहा हूं, लास्ट में शायद हमें एक आधी क्लास और मिलेगी अब, तो इसमें हम इनऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे अब। बाकी फिर आपके पहले फेज टेस्ट अब स्टार्ट हो जाएंगे। फेज टेस्ट के साथ साथ आपके फुल टेस्ट होंगे, तो हर टेस्ट का डिस्कशन करेंगे, तो उसमें नए टाइप के क्वेश्चन फिर उसमें भी आ जाएंगे। तो उस हिसाब से आपने करते रहना है सारा, आगे जो चलता रहेगा। नेक्स्ट में कुछ इनऑर्गेनिक के प्रॉब्लम ले रहा हूं। चूज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द एनर्जी बैरियर टू रोटेशन around the BN bond. Choose the correct order for the energy barrier to rotation around the BN bond. मतलब एनर्जी बैरियर टू रोटेशन, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा उसमें रोटेशन कम होगा, जिसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होगा उसमें रोटेशन ज्यादा होगा। तो पहला है मेरे पास H2B NR2, दूसरा ऑप्शन है BH NR2 का टॉइस, थर्ड ऑप्शन है B NR2 का थ्राइस। सीक्वेंस बताओ बेटा क्या होगा इसमें। चूज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द एनर्जी बैरियर टू रोटेशन अराउंड द BN बॉन्ड। सर 3, 2, 1। 3 सबसे ज्यादा बता रहे हो बेटा? यस सर। 3 सबसे ज्यादा, 3, फिर बता रहे हो आप 2, फिर बता रहे हो आप 1। 3, 2, 1। और किसी का आंसर? देखो इसमें आपने क्या चीज सोचनी है, क्योंकि बोरोन जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो आपने बोरोन की रेजोनेंस को देखना है आपने। कैसे? जैसे मान लो पहले ऑप्शन के अंदर B है, इधर H है, इधर H है, इधर H है, और यहां N है। N का लोन पेयर इधर जाएगा तो यहां बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड बन गया। इधर आ जाओ, दूसरे वाले ऑप्शन में देखो, एक BH है और फिर 2 NR2 है। ये क्या 2 H है ना, 2 NR2 है, तो एक NR2 ये, एक NR2 ये, तो ये भी बॉन्ड बनाएगा। देखो ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, तो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर इधर भी आ जाएगा, पार्शियली बॉन्ड कैरेक्टर इधर भी आ जाएगा। तीसरे वाले में देखो B सब साइड से NR जो है NR2 आ रहा है, तो ये तीनों जगह से इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे बेस्ट बॉन्ड ऑर्डर जो होंगे इसके अंदर होंगे। तो इधर से इधर जाओगे तो आप ये बोल सकते हो, इधर से इधर BN में जितने ज्यादा N होंगे, BN में बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता जाएगा तो रोटेशन डिक्रीज होता जाएगा। जितना डबल बॉन्ड में रोटेशन नहीं होता, सिंगल बॉन्ड में रोटेशन होता है। जितना डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मतलब आप ये भी कह सकते हो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, या आप कह सकते हो डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, तो रोटेशन डिक्रीज होता जाएगा, तो एनर्जी बैरियर भी इंक्रीज होगा। रोटेशन डिक्रीज, एनर्जी बैरियर
अब क्वेश्चन पे ध्यान देना, लैंग्वेज बैरियर मतलब वो कह रहा है रोटेशन कम करना चाहता है, इंक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी बैरियर जो आएगा जिसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा इसके अंदर आ जाएगा। तो आपका आंसर जो सागर है बिल्कुल सही है, 3 में सबसे ज्यादा एनर्जी बैरियर, 2 और 1। अगर फ्री रोटेशन पूछता तो उल्टा कर देते। अगर वो कहता फ्री रोटेशन किस में ज्यादा होगा, जिसमें सिंगल बॉन्ड ज्यादा होंगे उसके अंदर फ्री रोटेशन ज्यादा होता है, तब हम इसका आंसर बिल्कुल उल्टा कर देते पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अमोंग फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज मिनिमम इन, मैंने ऑप्शन दिए हैं आपको। पहला ऑप्शन है आपके पास NH, सेम थीम पे क्वेश्चन है। दो दो क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं कि एक क्वेश्चन सपोज समझ लिया तो दूसरे का आंसर निकल आए सही तरीके से। सेकेंड NH2 SiH3, और थर्ड है आपके पास N SiH3 का थ्राइस। सोल्व करो बेटा। अमोंग फॉलोइंग मोलिक्यूल NSi बॉन्ड लेंथ इज मिनिमम इन, बॉन्ड लेंथ मिनिमम किस में होगी इन सब के अंदर, या ऑर्डर बताओ तीनों का आप। सर 3 1 2। 3 में मिनिमम बता रहे हो बॉन्ड लेंथ। यस। बिल्कुल ऊपर वाले कंसेप्ट पे। और बताओ बच्चों, और बताओ। एक ही जना आंसर दे रहा है, तुम लोग भी डिस्कस करो, कुछ बोलो। बोलो बोलो, बोलना जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है, बोलोगे तब सीखोगे। थर्ड में 312, 312। और कोई स्टूडेंट 312 क्यों आ रहा है, कोई बताएगा। सॉरी 321 नहीं है, सॉरी सर, सॉरी। 321, 321। सर 321। सोच लो एक बार, 321 या 312। देखो बेटा, ऊपर वाला सेम कॉन्सेप्ट ही तो है। यहां पर सिलिकॉन के पास, बता रहा हूं मैं फिर, देखो अगेन, नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम और साइड में है सिलिकॉन। सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा इसको इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में। तो इसमें क्या डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो अब वही बात तो है जैसे अभी की, जितने ज्यादा सिलिकॉन होंगे उतना डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा। इसके बाद देखो 3C है, Si3 है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर 3 सिलिकॉन के अंदर गया। यहां नाइट्रोजन का जो है कितने के अंदर गया, तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर देखो बनाते हैं अपने। N यहां पर है आपके पास फर्स्ट वाला, ये है, एक में है H, और यहां आ रहा है SiH3। तो यहां हुआ नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहां पर गए, SiH3। दूसरे में देखो, ध्यान देना सागर, मिस्टेक किया है तुमने इसमें। दूसरा देखो N में देखो अगर 2 SiH3 आए तो इस नाइट्रोजन के लोन पेयर तो यही वाले हैं ना, इधर भी गए और इधर भी गए। तीसरा ऊपर वाले क्वेश्चन और इसमें फर्क था, इसमें सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसमें साइड एटम इलेक्ट्रॉन दे रहे थे। थर्ड देखो, उसमें तीनों साइड सिलिकॉन है। इसका मतलब नाइट्रोजन तीनों को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहां नाइट्रोजन और सिलिकॉन में लोन पेयर सिर्फ यहीं गया है, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। यहां पर लोन पेयर 2 जगह गया है, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1/2। यहां बॉन्ड ऑर्डर जो लोन पेयर है 3 जगह गया है, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1/3। तो हमें क्या निकालना था, अमोंग फॉलोइंग मोलिक्यूल NSi बॉन्ड लेंथ इज मिनिमम, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा उसका। इधर से इधर जा रहे हो आप, इधर से इधर जा रहे हो, तो बॉन्ड ऑर्डर देखो क्या होता जा रहा है, इधर से इधर इंक्रीज हो रहा है।
जहां बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है वहां बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है। तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज किस में आई, देखो इस वाले में। तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज किस में हुई, अगर आपको क्या बताना है, मिनिमम बॉन्ड लेंथ मिनिमम इसमें हुई, NiCH3 NH2 वाला देखो SiH3 जिसमें एक है, तो आंसर क्या आएगा, मिनिमम बॉन्ड लेंथ जो आएगी वो 2 में आएगी, मतलब मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ जो आएगी वो आपकी इसमें आएगी, मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ। तो आंसर क्या आ गया देखो, ये आपका NH2 वाला 2 1 3। तो इधर जाओगे 2 1 3, इधर जाओगे तो मैं कहूंगा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है 2 1 3 ऊपर वाले में। और इसमें एक ही डिफरेंस था कि यहाँ सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन डिवाइड हो रहे हैं तो सब में डिवाइड करने पड़ेंगे, उसमें सेंट्रल एटम से सबसे आ रहे थे तो ज्यादा वैल्यू ले रहे थे हम उसके अंदर। क्लियर सागर, समझ आई बात? यस सर। कहाँ मिस्टेक था, समझ आया ना? यस। नेक्स्ट चलो फिर, ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन क्वेश्चन अच्छा लगा इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों से, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन एक आधा होता ही है, फंसता ही है इस तरह का इनऑर्गेनिक का। इन एन एनसीईआरटी बेस है, इन N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, उसने स्ट्रक्चर बना के दे दिया हमें। और इसमें कह दिया ये एंगल अल्फा है और ये एंगल जो है वो बीटा है। करेक्ट रिलेशन बताना है। करेक्ट रिलेशन फर्स्ट है कि अल्फा इक्वल टू बीटा, सेकंड है अल्फा ग्रेटर देन बीटा, थर्ड है बेटा अल्फा से बीटा बड़ा है, और फोर्थ जो है उसने ऑप्शन ऐसा कुछ बना रखा है ऑल ऑफ दीज, कुछ भी हो सकता है। तो क्या आंसर देंगे हम इसका? अच्छा, वैसे तो जिसको डेटा याद होगा वो अच्छे तरीके से कर सकता है, लेकिन फिर भी कुछ सोच सकते हो क्या? सर थर्ड। थर्ड, अल्फा से बीटा बड़ा। अल्फा कम होगा बीटा ज्यादा होगा। अल्फा कम होगा बीटा ज्यादा होगा। अच्छा, अच्छा पहले अल्फा से बीटा ज्यादा होगा, ये किस कॉन्सेप्ट से निकाला बेटा आपने, पहले ये बताओ आपने कैसे सोचा इसको? देखो यहाँ तो आपको डेटा याद होते तो एक सेकंड में सीधा टिक हो जाता, अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आप ये आंसर दोगे ये आंसर दोगे, होगा तो इन दोनों में, इधर तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये कैसे सोचेंगे हम? सर ये ऑक्सीजन के लोन पेयर से। ऑक्सीजन के लोन पेयर, मतलब आप ये सोच रहे हो ऑक्सीजन के इधर 2 लोन पेयर हैं, इधर नाइट्रोजन का 1 लोन पेयर है, इस हिसाब से? यस। इस हिसाब से सोच रहे हो, लेकिन रेजोनेंस भी तो है, लोन पेयर तो कम भी हो जाएगा ना अगर हम लोन पेयर से सोच रहे हैं तो। देखो अब क्या है कि मैं डेटा बता देता हूं, इसका एंगल आता है 134 डिग्री और ये होता है 110 या 12 डिग्री के आसपास, मतलब ये आंसर ठीक है, 134 112 से ज़्यादा है, लेकिन बीटा एंगल इससे ज़्यादा होगा। तो मैंने जैसे बोला कि डेटा याद होता है, एनसीईआरटी में ये डेटा दे रखे हैं स्ट्रक्चर के, तो बेस्ट है। लेकिन अगर हम इसको लॉजिकली सोचें तो कैसे सोच सकते हैं? देखो लॉजिकली अगर हम सोचें तो एंगल किस में ज़्यादा हो सकता है, इधर लोन पेयर इधर लोन पेयर, इधर नाइट्रोजन है इधर ऑक्सीजन है, तो लॉजिक लगेगा ही नहीं मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ साइड एटम ऑक्सीजन है, यहाँ साइड एटम नाइट्रोजन है। अगर हम साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखें तो जिसकी सेंट्रल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, उस हिसाब से देखोगे तो ये आएगा। देखो यहाँ नाइट्रोजन है यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, लेकिन एक चीज है वहां से समझ आ सकता है आपको। देखो ये जो आपका यहां पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, और यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर है और यहां ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लोन पेयर है, तो यहां क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, ये रेजोनेंस, ये सिंगल बॉन्ड होंगे दोनों,
यहां भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपका बन सकता है कि अगर डबल बॉन्ड होते हैं तो लोन पेयर से ज्यादा रिपल्सन डबल बॉन्ड में होता है। तो डबल बॉन्ड में ज्यादा रिपल्सन होगा। अदरवाइज बाकी फैक्टर से आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ये एक याद रखने के तरीके से कर सकते हो कि नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में होंगे, तो रेजोनेंस में होने से ये क्या है आपका जो है ज्यादा कैरेक्टर आ सकता है। अदरवाइज आपको डेटा पर ही जाना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन ऐसे आया था, डेटाबेस आ जाते हैं तो इनकी स्ट्रक्चर देख लेना, ऑक्साइड्स वालों की एंगल का ध्यान कर लेना। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट मेरे पास एक प्रॉब्लम आया हुआ है, शेप ऑफ, ये काफी इजी क्वेश्चन है वैसे। शेप ऑफ NSiH3 thrice is V shaped, second tetrahedral, third trigonal planar, and fourth pyramidal। क्या आंसर होगा इनमें से? वी शेप, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। किसी और का कोई आंसर? बिल्कुल सही आंसर है बेटा आप लोगों का। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक होता है। एक होता है देखो आपका, इसको बोलते हैं, मैं दोनों रिपीट कर देता हूं, CH3 थ्राइस N, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। CH3 थ्राइस N को बेटा हम बोलते हैं ट्राई मिथाइल एमीन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं हम। ट्राई मिथाइल एमीन में N जो होता है वो नाइट्रोजन है और कार्बन अटैच होते हैं, जैसे अमोनिया में अटैच होते हैं ऐसे मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाते हैं। लेकिन इन कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, क्योंकि इनका वैलेंसी तो पूरा है, सेकंड पीरियड के हैं, 4-4 बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहता है, इसलिए जो हाइब्रिडाइजेशन यूज करते हैं हम 1 2 3 एंड 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड, तो हम कहते हैं कि जो 1 2 3 4 हाइब्रिडाइजेशन तो हो जाता है sp3, लेकिन बॉन्ड 3 बनते हैं, इसलिए इसकी शेप बोलते हैं हम पिरामिडल। शेप इसका पिरामिडल आता है। सेम यहाँ कार्बन का सेकंड मेंबर अगर रिप्लेस कर दिया जाए, कार्बन की जगह सिलिकॉन डाल दिया जाए इसी क्वेश्चन में, तो कार्बन की जगह जैसे सिलिकॉन डालोगे तो SiH3 थ्राइस हो जाएगा। लेकिन इसके पास देखो ये फुलफिल्ड p ऑर्बिटल है, फुलफिल्ड p ऑर्बिटल, एंड यू नो सिलिकॉन थर्ड पीरियड का है तो वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल। तो इसमें क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है, अभी एग्जांपल भी किया था हमने n, तो यहां जहां भी Si आएगा उन Si को ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसको बोलते हैं ट्राईसिलाइल एमीन। कई बार ये नाम, वो ट्राई मिथाइल एमीन होता है, ये सिलिकॉन आ जाने से ट्राईसिलाइल एमीन कंसिडर होता है। ट्राईसिलाइल एमीन में इस टाइप से ये बॉन्ड बन जाता है, तो इसका फुलफिल्ड ऑर्बिटल नाइट्रोजन का और सिलिकॉन का वैकेंट ऑर्बिटल d, इसका p ऑर्बिटल यूज होता है फुलफिल्ड p ऑर्बिटल, और इसका वैकेंट d ऑर्बिटल यूज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं p पाई d पाई बॉन्डिंग। तो इसमें p पाई d पाई बॉन्डिंग आ जाने से नाइट्रोजन का लोन पेयर खत्म हो जाता है। तो अब बॉन्ड जो है पाई तो काउंट करोगे नहीं, सिग्मा काउंट करोगे तो 1 2 3, तो हाइब्रिडाइजेशन पहले sp3 था, अब sp2 हो गया। अब देखो 3 बॉन्ड सीधे से बन गए, इसलिए शेप पहले पिरामिडल था, अब ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। अब एग्जाम में एक ध्यान रखना, नाइट्रोजन के ऊपर ट्राइगोनल प्लेनर है इसका शेप। अगर H3 को कंसीडर करोगे ना, होल मॉलिक्यूल प्लेनर मत कर देना, किसी कोई एग्जामिनर दे सकता है, कोई अगर एग्जामिनर आ गया ना
बदमाश सा एग्जामिनर, तो वो क्या करेगा, सब बच्चों ने इसको ट्राइगोनल प्लेनर याद कर रखा होगा। प्लेनर यहां तक है, सिलिकॉन तक, सिलिकॉन से आगे जो हाइड्रोजन सिलिकॉन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ये प्लेनर नहीं होगा, तो मोलिक्यूल प्लेनर नहीं होगा कंप्लीटली, डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा इसका, ये ध्यान रखना, क्योंकि H जो है वो अलग अलग प्लेन के अंदर आएंगे, वो कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, और नाइट्रोजन का लोन पेयर खत्म हो गया इसलिए लेस बेसिक, ये ऊपर वाला मोर बेसिक, तो ये दोनों में कंपैरिजन आता है काफी बार एग्जाम में। तो ट्राई मिथाइल एमीन जो होता है नाइट्रोजन पर पिरामिडल होता है, ये नाइट्रोजन पर ट्राइगोनल प्लेनर होता है, पूरा नहीं, पूरा बनाओगे तो पूरा तो गड़बड़ हो जाएगा सारा, क्योंकि एन यहां तक तो चलो प्लेनर है, लेकिन अगर आपने पूरा मोलिक्यूल कंसीडर किया तो यहां ऐसे आएंगे एच, प्लेनरिटी हट गई, देखो अब वो चलेगी बिलो चलेगी, तो होल मोलिक्यूल इज नॉट प्लेनर। तो ये ध्यान रखना है आपने, ऐसे यहां आ जाएगा ऐसे, क्योंकि ये सिलिकॉन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, ये भी पूछ सकता है हाउ मेनी एटम हाउ मेनी सिलिकॉन आर, या ये भी पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन ट्राइसिलाइल एमीन, तो इसका sp2 है नाइट्रोजन का, सिलिकॉन के sp3 आएंगे ये, तो वो क्वेश्चन की डिमांड होगी, जैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से आपने आंसर देना है। इसीलिए इनऑर्गेनिक लगती इजी है, लेकिन कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो पूरा स्ट्रक्चर से आपने आंसर सोचना होता है कि कैसे आप आंसर देंगे। ये बेटा इसमें इनऑर्गेनिक के दिए हैं, अगर नेक्स्ट क्लास अपने को एक मिल गया, क्योंकि अभी कुछ मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि अभी हम जो है टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे पहले फेज की है या बाद में फुल है, तो वो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अगर क्लास मिल गया तो मैं इनऑर्गेनिक को डिस्कस कर लूंगा एक क्लास में आपसे, नहीं तो आप जो हमारा पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं अगर सी यू क्या होता है नेक्स्ट क्लास में। सर कब से टेस्ट कब से? आ जाएगा बेटा, सारा डिटेल आ जाएगी आपको कि कब से टेस्ट होंगे और सारा वो, आप जो है आपके ना इस पे एक और ध्यान रखना, कई बच्चों के जो है या अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी कन्वे करना, कई लोगों ने पहले जियो की सिम ले रखी थी और बाद में वो जियो के चार्जेस लगने लगे तो उन्होंने सिम चेंज कर लिया, तो मैसेज उनके पास नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि नंबर पुराने हैं, टेक्निकली प्रॉब्लम है उनके साथ। तो ऐप पे अटैच रहा करो, ऐप पे जो होता है आप ऐप से चेक करते रहा करो कि भाई कौन कौन से मैसेज आ रहे हैं या क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या टॉपिक देखना है, तो ऐप से अटैच रहा करो, तो इन्फॉर्मेशन वहां रहती हैं। कई बच्चों के फोन आते हैं कि सर क्लासेस का हमारे पास तो मैसेज ही नहीं आया, तो वो भी को नंबर ही चेंज हो गया। अभी पता लगा कि कम से कम 70% ऐसा बच्चा था जिनका नंबर चेंज हो चुका है, तो वो आपने नंबर पहले दे दिया, अब आदमी भूल जाता है क्या नंबर दे रखा है क्या नहीं, तो वो आप ऐप से जो है कनेक्ट रहना, उससे ज्यादा फायदा मिलेगा आपको, और ये मैसेज सारे आपके पास आ जाएंगे जो टेस्ट वेस्ट का होगा डिटेल। ठीक है बेटा, नाउ आई एम लीविंग, कुछ कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। सर वो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं और ये बता दो सर। कार्बन एनाइन का स्टेबिलिटी अगर एल्काइल है तो 1 डिग्री सबसे कम, फिर 2, फिर 3 डिग्री, लेकिन जो रेजोनेंस स्टेबलाइज हैं तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे सबसे। ये आप देखना चाहते हो CH2 और CH3 कार्बन आयन की, और एक देखना चाहते हो CH2 CH3 CH3I की, तो यहां पर क्या लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा आपका, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई का मतलब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, सप्लाई करेगा, यहां ये 2 जगह से सप्लाई करेगा तो चार्ज बढ़ गया। तो जहां भी आप हमेशा चार्ज से सोल्व किया करो, चार्ज बढ़ गए तो अनस्टेबल हो गया, इसका मतलब ये स्टेबल ये अनस्टेबल, तो इसलिए 1 डिग्री 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है और 2 डिग्री 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल आएगा कार्बन आयन में। लेकिन इन सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस वाले हो जाएंगे, रेजोनेंस आ गया तो वो इन सबसे ज्यादा स्टेबल, इवन इससे भी ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे 1 डिग्री से भी रेजोनेंस वाले। जैसे मैंने ये दे दिया CH2 CH2 नेगेटिव, तो ये तो डबल बॉन्ड है, तो ये तो इलेक्ट्रॉनों को बाहर खींचेगा, तो -IR दिखाएगा, तो ये रेजोनेंस से चार्ज बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो कार्बन पर चार्ज खत्म हो गया, तो रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे इवन 1 डिग्री से भी। क्लियर? यस सर। कार्बोकैटायन देखना हो तो कार्बोकैटायन है तो पॉजिटिव चार्ज देखो, उसकी स्टेबिलिटी देखो, कार्बोकैटायन है तो पॉजिटिव चार्ज देखो। ये तो बड़ी छोटी छोटी चीजों में फंसे पड़े हो, क्या बात है, अभी रटते हो ना इसलिए दिक्कत आती है। मैंने पूछ लिया इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ये CH3 है, ये CH3 है, इसका प्लस आई इफेक्ट है, 2 जगह प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई का इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कराएगा, हमें स्टेबिलिटी यहाँ देखनी है, पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, चार्ज खत्म हो गया,
तो इससे ज्यादा ये स्टेबल होगा, इसलिए यहाँ उल्टा हो जाता है, 1 डिग्री से 2 डिग्री से 3 डिग्री और उससे ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज। सीरीज रट लो, अब ज्यादा टाइम नहीं है, अब सीरीज रट लो। अगर कॉन्सेप्ट नहीं बन पा रहे हैं तो रट लो जो नोट्स में दे रखा है।